सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट के साप्ताहिक प्रोग्राम हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं हूं नीलम पांडे। बीते सप्ताह हमें आपकी तरफ से काफी सारे प्रश्न मिले देश और विदेश से जुड़े, जहां एक तरफ इजराइल और हमास के बीच युद्ध, वहीं इंडिया पाकिस्तान मैच और सुप्रीम कोर्ट का सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जजमेंट। इन सभी से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल आपने हमें भेजे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब इस शो में दिए जाएं। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर जी। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। सबसे पहला प्रश्न हमारे एक मेंबर से है, रिमार्क। वो कहते हैं कि शेखर गुप्ता अक्सर ये कहते हैं कि अल जजीरा एक अच्छी न्यूज़ एजेंसी है। हाल में ही मैंने सुना कि ये गुड न्यूज़ अंग्रेजी व्यूअर्स को दिखाती है और फेक न्यूज़ अरबी व्यूअर्स को। क्या इजराइल हमास युद्ध की खबरें दर्शकों को उनके भूगोल, भाषा के आधार पर अलग अलग तरीके से दिखाई जा रही है? देखिए, पहली बात तो मैं नीलम आपका बहुत धन्यवाद कहूँगा। नीलम हमारी बहुत ही मसरूफ बिजी पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टार हैं, तो उन्होंने समय निकाला है आज बात करने के लिए। अपूर्वा छुट्टी पर गई हुई है, सो नीलम थैंक यू वेरी मच, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक ये प्रश्न की बात है, देखिए मैं तो अरबिक में देखता नहीं हूँ कौन क्या कह रहा है, क्या पढ़ रहा है, लेकिन अल जजीरा बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता है और उसके पास दुनिया में कवरेज के लिए जितना खर्चा CNN करेगी या BBC करेगी वही वो भी करता है, उससे ज़्यादा ही करता होगा। और काफ़ी तजुर्बेकार पत्रकार, अरब पत्रकार तो खास है नहीं उनके पास, लेकिन यूरोपियन, अमेरिकन, कुछ इंडियन भी, उन सबको वो रखता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें भी एक आइडियोलॉजी है और एक उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। क्योंकि देखिए, अगर आपको 2-4 घंटे देखेंगे आप अल जजीरा, तो आपको कोई ना कोई कमर्शियल या उनका प्रमोशनल ज़रूर नज़र आएगा, जिसके अंदर जो उनके रूलर हैं कतर की उनकी तस्वीर होगी, उनके किसी इनिशिएटिव की बात होगी। तो कतर एक मुस्लिम देश है, किंगडम है, और वहाँ का जो राजा की महाराजा जो भी कहें, बादशाह, उसकी जो उस परिवार है, उसकी अपनी ये चैनल है। और जो अरब दुनिया में कतर की एक अलग जगह है, हालांकि वो बहुत छोटा सा देश है, सिर्फ 4 लाख आबादी है उसकी, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उस छोटे से देश की भी बहुत शक्ति है, क्योंकि वो बहुत अमीर देश है, दुनिया का सबसे अमीर देश है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। बहुत उसके पास गैस है, सुन्नी देश है, लेकिन ईरान के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात रखता है। कई तरीके से ईरान के साथ ज़्यादा है और बाकी अरब देशों के साथ, सुन्नी देशों के साथ कम है। सऊदी अरेबिया का और कतर का बहुत पुराना कंपटीशन रहता है। और एक तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको कि ज़्यादातर जो सुन्नी देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, इजिप्ट भी है, वहाँ पे एक तरह से ख़तरा माना जाता है। और मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा राइट विंग रिलीजियस हैं, तो उसकी बहुत फंडिंग, उसकी बहुत सपोर्ट ये कतर से ही होती है। तो जब आप अल जजीरा देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये बात भी, बैकग्राउंड भी मालूम होनी चाहिए। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसमें हम कुछ इंसिनुएट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये कि वो अंग्रेजी में कुछ बताते हैं, अरबिक में कुछ बताते हैं, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। ये समस्या भी होती है, एक बात कोई आप इंग्लिश में कहें कुछ और होती है, हिंदी में हम बात करें कुछ और लगती है, कई चीज़ों का एग्जैक्टली ट्रांसलेशन भी नहीं होता, लेकिन कह नहीं सकता। लेकिन मैंने जो अथॉरिटेटिव चीज़ें पढ़ी हैं उसमें ये लिखा नहीं पड़ा कि वो 2 अलग तरह के करते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी में मैं देखता हूँ तो उनकी पॉलिटिक्स मुझे नज़र आती है। जैसे वो हमेशा ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक बोलते हैं। और देखिए, कतर जैसे मैं आपको बता रहा था, उसकी एक बड़ी स्पेशल जगह है, वो छोटा सा देश है। उसके ऊपर मैंने एक कटर पूरा किया था कि छोटे से देश की इतनी बड़ी शक्ति क्या है, पावर क्या है। तो उसका मैं लिंक नीलम से रिक्वेस्ट करूंगा, नीलम वो शेयर कर देना डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो ये ऐसी जगह है छोटी सी कि यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस भी है कतर में, वहाँ पे हमास का ऑफिस भी है, तालिबान का ऑफिस भी है। ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया, उसके परिवार के बहुत लोग आ गए, पूरा कंपाउंड बनाया हुआ है जहाँ उनके घर हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। और
ये सब तो छोड़ दीजिए, यूएस अमेरिकन सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर, जो यहाँ का जो उनका फील्ड का हेडक्वार्टर है सेंट्रल कमांड का, वो कतर में है। जो यूएस एयरफोर्स का कतर के बस थोड़ा सा आगे दूर वो बहरीन में उनकी एयरबेस है। तो कतर ऐसा देश है जो सब साइड्स खेलता है। जी, हमारे एक और मेंबर है आदित्य, हमें काफी सारे प्रश्न हमारे मेंबर्स ने भी भेजे हैं। वो बोलते हैं कि मौजूदा इसराइल गाजा युद्ध में भारत के रुख के संबंध में आपके क्या विचार हैं? एक तरफ हम इसराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि वो 2 राज्यों के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं भारत। तो आपको क्या लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध की तरह क्या भारत संतुलन बनाए रख पाएगा या इस बार मुश्किल होगी? आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। और जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में संतुलन बना के रखना फिर भी कठिन है, क्योंकि वहां अमेरिका और नाटो सीधे जुड़े हुए हैं और अमेरिका हमारा एक तरह से स्ट्रेटेजिक एलाई है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है जी। अमेरिका का दोस्त है इजराइल, हमारा भी दोस्त है इजराइल, और वहां पे इजराइल की सुरक्षा की बात करना, इजराइल की के साथ सहानुभूति या उसको मदद करना कि उसके ऊपर आतंकवादी हमले ना हो, उसमें और 2 स्टेट सॉल्यूशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप अमेरिकन ऑफिशियल पोजीशन भी देखें तो वो भी 2 स्टेट्स की है। जब बाइडन अमेरिका से इजराइल आ रहे थे तो आने से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया 60 मिनट्स प्रोग्राम में। वहां पे उन्होंने कहा कि देयर हैज टू बी ए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, देयर हैज टू बी ए पाथ टू ए पैलेस्टीनियन स्टेट। सो दुनिया इस समय सारी की सारी इजराइल के दोस्त खास करके वो 2 स्टेट सॉल्यूशन से कमिटेड है। और वहां पे नेतन्याहू ने एक गलती करी है। गलती क्या करी? उनकी राजनीति अभी वही है कि उनको सबका सब, अब वो 1 स्टेट की बात करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं आपको 1 स्टेट किसने कहा कि पैलेस्टीनियन की स्टेट नहीं होगी? तो वो बोलते हैं कि हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। अब हमास कहता है कि इजराइल तो हो ही नहीं सकता, हर इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए और हर यहूदी को, हर जू को समुद्र में डुबा के मार देना चाहिए। भाई आपको कैसे पता? वो तो हमारे सूरा में लिखा है। तो दोनों अपने अपने ग्रंथों से कुछ बात निकाल के ला रहे हैं। तो जो नेतन्याहू ने इजराइल की राजनीति भी चेंज करी, उससे इजराइल को फायदा नहीं हुआ है। 20 साल पहले तक इजराइल भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ आगे चल रहा था। फिर ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए जो पैलेस्टीनियंस के साथ हुए, वो भी उसी का रास्ता दिखाती थी और वो रास्ता दोनों साइड एक तरह से भूल गई। देखिए, एक फर्क समझना बहुत जरूरी है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है या जो पीएलओ है या पीएलओ के जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, वो सब इस बात के लिए कमिटेड हैं कि इजराइल एक देश होना चाहिए, इजराइल को होने का अधिकार है। उन्होंने इजराइल देश को मान्यता भी प्राप्त की है। हमास ये नहीं मानती है, हमास ने मान्यता नहीं दी है। हमास का कहना है क्योंकि सूरा में लिखा हुआ है इसलिए इजराइल भी खत्म हो जाएगा, सारे यहूदी भी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे वो कहते हैं, नेतन्याहू कहते हैं तो तुम्हारे उसमें ये लिखा हुआ है, मेरे उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ तो एक ही देश है, दूसरा देश हो नहीं सकता। तो देखिए, आजकल 21वीं सदी के बहस लड़ाइयाँ भी कोई आज से 1500 साल पुरानी या जैसे जुडाइज्म में उससे भी बहुत पुरानी, कोई किताबों में क्या लिखा हुआ है, प्रोफेसी क्या है, भविष्यवाणी क्या है, उसके आधार पर नहीं हो सकती। और भारत की ये लाइन ठीक है और ये लाइन ही चलेगी, क्योंकि ये लाइन जो भारत के पश्चिमी देशों में एलाइज और दोस्त हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, नेटो देश हो, उनकी भी वही लाइन है, 2 स्टेट सॉल्यूशन है। हमारे एक और मेंबर कार्तिक का प्रश्न है, आपको पता ही होगा 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां बहुत कुछ वादा करती हैं और फिर सत्ता में आने के बाद संघर्ष शुरू कर देती हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कर्नाटका का, जहां वो कह रहे हैं कि कर्नाटका सरकार विकास में पैसा नहीं लगा रही है बल्कि उन मुफ्त सुविधाओं को समायोजित करने की कोशिश कर रही है जिनका उन्होंने वादा किया था। अब ये जानना आपने, वो कह रहे हैं कि तेलंगाना के भविष्य में आपने ये सीटीसी में ये चीज उठाई थी, तो आपको क्या लगता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो इस तरह के वादे करती हैं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज वही करती हैं जो वोटर चाहते हैं। तो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट हैं और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। वो पहले पाकिस्तानी इंसान थे जो मुझे कहीं मिले। वो मुझे हम दोनों एक ही फेलोशिप में थे अमेरिका में 1984 में, आज से 40 साल पहले समझिए। तो बॉस्टन में एक ही होटल में ठहरे थे, तो उससे पहली रात को ही पहुंचे थे, सो रहे थे क्योंकि जेट लैग होता है। तो सुबह ब्रेकफास्ट पे जा रहे थे तो मुझे लिफ्ट में मिले।
तो उन्होंने कहा भी तुम इंडिया से हो, मैंने कहा पाकिस्तान से हो। हाँ, तो तब से मेरे जी। दोस्त हैं और वो बहुत ही सेकुलर, मॉडर्न और समझदार कॉलमनिस्ट हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा, मैंने कहा हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत करप्ट हैं। तो उन्होंने मुझे कहा पार्टनर एक बात याद रखना कि हमारे हुक्मरान नहीं करप्ट हैं, हमारे अवाम करप्ट हैं। तो पॉलिटिशियन, हाँ पब्लिक, तो नेता वही करते हैं जो जनता चाहती है। अगर जनता इस बात पे वोट दे रही है कि कौन मुझे मुफ्त बिजली दे रहा है, कौन मुझे मुफ्त साड़ी दे रहा है, कौन मुझे मुफ्त चावल दे रहा है, कौन मुझे मुफ्त बस में राइड करा रहा है, कौन मेरे घर में पैसे भेज रहा है मेरे खेत के नाम से, कौन मेरे को पैसे भेज रहा है एक कमरा बनाने के लिए, तो उस चक्कर में हर पार्टी ने गुड गवर्नेंस की बजाय एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि मैं आपको सीधा दे रहा हूं। तो रिश्वत वैसे नहीं देनी जो पहले होती थी कि शराब दे दी, ठर्रा दे दिया, रिश्वत दे दी। वो प्लास्टिक के बैग्स में जो शराब ठर्रा बिकता था ना, नीलम आप तो इतने चुनाव में घूम चुकी आप देखती हो, चुनाव के पहले दिन बिकता था, वोटिंग से पहले बढ़ता था, बिकता नहीं बढ़ता था, बिकता तो वोट था, बढ़ता था। तो उसकी जगह अब वो कहते हैं मैं बिल्कुल लीगल तरीके से करूंगा और सरकार के खजाने से करूंगा। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म हो गया। अब देखिए कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है जो ये नहीं कर रही है। एक पार्टी एलपीजी को, जैसे मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सब्सिडीज गलत बात है, हम खत्म करते हैं, तो खत्म किया, अच्छी बात थी फ्यूल के ऊपर। अब देखिए एक ने 200 रुपया कम किया एलपीजी पे, दूसरे ने 300 किया, फिर एक ने 400 कर दिया, दूसरे ने 500 किया। एक ने कहा मैं सबको छोड़ो, मैं सिर्फ 500 में आपको सिलेंडर दे दूंगा, राहुल गांधी ने कहा। तो अब तेलंगाना में केसीआर ने कहा मैं 400 में दे दूंगा। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़े दिन में मुफ्त हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा मैं आपके घर में आके खाना बना भी दूंगा, है ना, फिर बोलेगा अच्छा आपके मेहमान हैं उनको बुला लीजिए, उसको भी दे दूंगा। तो इसकी कोई इंतहा एक दिन होगी, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि पार्टियों के पास बड़े आइडियाज नहीं है। अगर मोदी जी, बीजेपी भी चुनाव में जा रहे हैं तो वो भी बड़े आइडियाज की बात नहीं कर रहे, वो भी अब यही कर रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे। तो पॉलिटिक्स जो है ट्रांजैक्शनल हो गई है। तो जो पहले रिश्वत होती थी कि 5 नोट 1000 रुपए के या 10 नोट 500 रुपए के, उसकी जगह अब ये हो गया, तब तो मिला ना मिला, या घर में आदमी ने लिया, शराब पी ली, दारू पी ली, घर में कुछ आया नहीं, अब घर में डायरेक्टली आ रहा है। तो लोग सोचते हैं ठीक है कुछ तो मिल रहा है, गुड गवर्नेंस किसने देखा है किसने नहीं देखा है, ये अच्छी बात नहीं है, फ्रीबीज मिल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। शेखर जी, कार्तिक बोलते हैं कि आपने सीटीसी, नेशनल इंटरेस्ट और यहाँ तक कि इस शो में भी कई बार कहा है कि इन दिनों राजनीति बहुत ध्रुवीकरण वाली है। तो क्या पत्रकार के रूप में आपके करियर में ऐसा कोई युग था जहां ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, या फिर ये उन चीजों में से एक है जिसके बारे में हम हर युग में कहते हैं हमारे समय में ये बेटर था, आज चीजें बदतर हो गई है? नहीं, देखिए ये हमारा समय है, मैं कभी नहीं कहूंगा हमारे, इसका मतलब तो समय निकल गया ना, समय तो बदलता रहता है। तो समय वो मैटर करता है, जो समय है वो हमारा समय है। आप मेरे से बहुत नौजवान होंगे, आप नौजवान हो, कोई मेरे से बड़ा भी होगा, लेकिन हमारा समय वही है जो आज है। पर ये आपकी बात ठीक है कि हमने देखा क्या है। तो राजनीति हमेशा ध्रुवीकृत होती है, बिकॉज ध्रुवीकरण के बिना राजनीति चल नहीं सकती है। सिर्फ ये कि एक ध्रुव है या 2 ध्रुव है या कई ध्रुव हैं। जो भारत की राजनीति है कुछ ऐसे चलिए कि भारत की राजनीति में एक ध्रुव होता है। पहले वो ध्रुव कांग्रेस था, वो ध्रुव अब बीजेपी है। क्योंकि 2 ध्रुव तब होते हैं जब 2 डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजिकल पार्टीज हो, जैसे कि ब्रिटेन में है, एक तरफ लेबर है, एक तरफ कंजर्वेटिव्स हैं। ऐसे अमेरिका में एक तरफ रिपब्लिकन्स हैं, एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं। हमारे यहाँ बहुत पार्टीज हैं, हर पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो आमतौर पे एक डोमिनेंट पार्टी होती है, उसके चारों तरफ कई ध्रुव बनते हैं और कई बार वो ध्रुव इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो उनका गठजोड़ बनता है, जो कि अब ये इंडिया बना है। तो ये बनता रहता है और ये कोई बदला नहीं है, सन 67 से नहीं बदला है। सन 67 से राजनीति कुछ ऐसी चल रही है, और सन 67 से पहले 1967 से पहले तो सिंगल पार्टी की हमारे यहाँ पॉलिटिक्स थी, क्योंकि अभी हम आज़ाद हुए थे। 1952 से चुनाव शुरू हुए थे। जो आज़ादी के हमारे नेता थे फ्रीडम मूवमेंट के, वही अभी भी नेता थे, और जो आज़ादी की फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी थी वही डोमिनेंट पार्टी थी, और उस समय वही एक ध्रुव थी। तो उस ध्रुव के चारों तरफ नई नई शक्तियां पैदा हुई। फिर उनमें से एक शक्ति इतनी बड़ी हो गई कि अब वो ध्रुव वहां शिफ्ट हो गया है, वो कि बीजेपी है। हमारे एक मेंबर अभिषेक जी आपसे पूछ रहे हैं, शेखर जी, कि आपने ओ माय गॉड 2 फिल्म देखी है, आज के माहौल में एक महत्वपूर्ण फिल्म है, क्या आपको नहीं लगता कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे एडल्ट का सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट दे दिया है? देखिए मुझे पता नहीं, एडल्ट सर्टिफिकेट तो सेंसर बोर्ड करता है। अब सेंसर बोर्ड कौन चीज कैसे करता है मुझे ये बात समझ नहीं आती।
सेंसर जिसे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड कहते हैं, जी, वो एक अलग सवाल है। टैक्स राज्य सरकारें करती हैं, पर मैं सोचता हूँ कि आजकल के ज़माने में टैक्स माफ़ करना एक पॉलिटिकल बात हो गई है। टैक्स माफ़ हो या ना हो, इससे कोई फिल्म देखने जाएगा नहीं जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बचपन में फ़र्क पड़ता था ज़रूर इस बात से, लेकिन आजकल लोग फिल्म देखने जाते हैं, जितने की फिल्म नहीं उतने का पॉपकॉर्न खाते हैं या उतने की आलू टिक्की चाट खाते हैं। तो अभी टैक्स से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। टैक्स हालांकि जो राज्य सरकारें हैं पॉलिटिकल सिग्नल की तरह करती हैं कि अब कश्मीर फाइल्स है, कई राज्यों को लगे कि हमारी राजनीति के साथ जा रही है तो उसके वो टैक्स माफ़ कर देंगे। ऐसे ही अलग अलग राज्य सरकारें उसको करती रहेंगी। मैं देखता हूँ जो टैक्स माफ़ी है ये एक पॉलिटिकल एक्ट है, ये क्यू है कि हमारे को ये फिल्म पसंद है या हमें इस फिल्म का मैसेज पसंद है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। राजा पूछते हैं कि शेखर जी, आप एक पत्रकार भी हैं और एक क्रिकेट प्रशंसक, दोनों रूप में भारत ने सरकार ने जिस तरह से विश्व कप को कवर करने के लिए पाकिस्तानी पत्रकारों को वीज़ा जारी नहीं किया, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और वो ये भी जानना चाहते हैं क्या पत्रकार को वीज़ा देने से इनकार करना एक मूर्खतापूर्ण कदम है? क्या भारतीय मीडिया को अपने पत्रकार साथियों के साथ एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए थी? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पत्रकारों में एकता होनी चाहिए, और मैं कहूँगा कि ये ना सिर्फ ये अक्लमंदी की बात नहीं है, लेकिन एक चीप बात है, एक सस्ता कदम है पत्रकारों को वीज़ा नहीं देना। अब ठीक है, आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को नहीं देना चाहते अभी कि आके पता नहीं उल्टा सीधा लिखेगा कुछ बोलेगा, उसको मत दीजिए, लेकिन अभी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट तो मांग ही नहीं रहा है। लेकिन जो क्रिकेट के जाने माने जर्नलिस्ट सब हैं, जो क्रिकेट के ऊपर लिखते हैं, खेल के ऊपर लिखते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर, उनको ना देने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। उसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगा ये भी गलत है कि पाकिस्तान के कुछ फैंस को भी वीजा नहीं दिया गया। अब ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी जो वीज़ा लेके आता है वो जासूस नहीं होता है। अगर जो जासूसी करानी हो पाकिस्तान ने तो 100 तरीके और है। पाकिस्तान भी हमारे यहाँ भेज सकता है, हम भी उनके यहाँ भेज सकते हैं। जासूसी के लिए हमारी एजेंसी भी शातिर है, उनकी एजेंसी भी शातिर है। वो बिल्कुल हम भी किसी को यहाँ भेजेंगे अगर जासूसी करने के लिए, उसको परफेक्टली वैलिड दिखने वाला भारतीय पासपोर्ट देंगे और भारतीय नाम देंगे। ऐसे हमें भी किसी को भेजना है तो उसको हम बिल्कुल पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी नाम देंगे। कोई इसमें मैच देखने आ रहा है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और ऐसे कर दे, ठीक है, ज्यादा आपको मैनेजमेंट इशू होता है, उनकी सिक्योरिटी का भी इशू होता है। कोई बाहर है, इधर उधर चला जाए, कोई उसके ऊपर हाथ उठा दे, ज्यादती हो जाए, क्योंकि इस समय टेंशन है हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप में। लेकिन उसके बावजूद कुछ फैंस को वीज़ा देना चाहिए था, और कम से कम कुछ भी नहीं तो कुछ मैचेस के लिए जो पाकिस्तान मैच खेल रहा है उनके लिए फैंस को देना चाहिए था। वाघा से आ जाते, फिर वो डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जाते या जैसे भी जाते, वो लॉजिस्टिक्स थोड़े लोगों के लिए मैनेज हो सकते थे, लेकिन कोई 500,000 लोगों को भी नहीं आने देना, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, द्विपक्षीय सीरीज नहीं है। एक सिंबॉलिक तरीके से हो सकता था। सिंबॉलिक के अलावा मतलब हर देश के, आप किसी जो भी देश यहाँ खेल रहा है उसके फैंस को आने से रोकना, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में वीज़ा एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू और जो भारत पाकिस्तान का जो खेल के संबंध भी हैं वो बिल्कुल हमारे राजनीतिक संबंधों के साथ साथ चलते हैं। जब हमारी रिश्तेदारी अच्छी होती है तो खेल के संबंध भी अच्छे होते हैं। 2003-4 में हमारी टीम आ गई, उसका बहुत स्वागत हुआ। ये राहुल द्रविड़ भी थोड़े दिन कुछ मैच में कप्तान थे, उसमें भारत वो सीरीज 2-1 से जीता, वनडे भी जीता। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें 1989-90 वाली सीरीज जो थी, बहुत ही घटिया किस्म की सीरीज थी। हालांकि 5-5 ड्रॉ हुई वहाँ पे, लेकिन बहुत गाली गलौज। एक जगह श्रीकांत के ऊपर, हमारे कैप्टन थे कृष्णाचार्य श्रीकांत, उनके ऊपर किसी दर्शक ने हमला किया, और जो माहौल भी था, बहुत एंटी इंडियन नारे और बहुत धार्मिक नारे वहाँ थे, क्योंकि उस समय कश्मीर में रिवाइवल हुआ था इंसर्जेंसी का 1989-90 में, तभी पंडितों को निकाला भी गया था। तो उस समय वो सीरीज थी। तो हमारा जो खेल के जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल हमारी जो राजनीतिक रिलेशनशिप होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसकी छाया होती है। राहुल जानना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोयले को लेकर अडानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट छपी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स काफ़ी काम कर रहा है,
और ये जो कोयले की बात है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पहले टेकअप करी थी और ये केस आगे गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अडानी ग्रुप का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि इस केस में कुछ नहीं है, केस में कुछ नहीं बनता है। अब दोनों बातें हैं, उनका ये भी कहना ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो इसमें क्या बात है, लेकिन ये भी दूसरा आर्गुमेंट भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी हो और टेक्निकलिटी पे भी कहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इशू खत्म हो गया। तो अडानी ग्रुप को भी इसमें ज़्यादा साफ जवाब देना चाहिए कि उस कोयले का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उन्होंने बढ़ा चला के कहा कि नहीं कहा। तो वो सफाई, वो साफ जवाब मिलना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल टाइम्स में कहूँगा कि बड़ा डट के इसके ऊपर काम कर रहा है। अडानी ग्रुप को भी इस समय इतना नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट्स ने उनको जो सज़ा देनी थी वो दे दी ऑलरेडी। जब सबसे पहले हिंडनबर्ग आया था उसके बाद उनका मार्केट में उनका बहुत उनके शेयर्स गिरे और बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ इन मामलों में कानून नहीं लेकिन मार्केट जो होता है ना, मार्केट सबसे अच्छा जज होता है क्योंकि मार्केट वो सज़ा उसी समय देता है। कानून तो सज़ा भी देता है तो 50 साल के बाद देता है, आपकी अगली पीढ़ी को मिलेगी अगर मिली तो, और उसके बाद भी अपील में चला जाएगा। लेकिन मार्केट आपको उस समय, तो ये सब खबरें आने के बाद मार्केट देखता है और ये मार्केट में साख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोहसिन जानना चाहते हैं, गाजा हॉस्पिटल पर हमले के पीछे किसका हाथ है, ये कैसे पता किया जा सकता है? कोई तरीका है इसका पता करने का? देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसी जादू की छड़ी है नहीं कि मैं उसे घुमाऊं और मेरे पास जवाब आ जाए। अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में हर तरह की फोटोज आ रही हैं। ज़्यादातर फोटोज जो अभी आ रही हैं जो वेल नोन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स हैं, ये सब वही हैंडल्स हैं जिनको हम यूक्रेन में देखते रहे हैं, जिनको हमने पहले देखा जब भारत और चीन की टेंशन हुई थी लद्दाख में, फिर अरुणाचल में। तो इनको एक हद तक हम रिलायबल मानते हैं कि कम से कम जो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं वो डॉक्टर करीब नहीं होती जी। अगर वो देखें तो ये कुछ लगेगा कि जो इजरायली कह रहे हैं और जो अमेरिकन भी अब कह रहे हैं, और अब तो वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि ये रॉकेट इजराइल की तरफ से नहीं आया, ये हमास की तरफ से आया था, लेकिन हमास ने ये हॉस्पिटल को नहीं मारा। हमास के जो रॉकेट्स हैं वो बहुत हाईटेक तो है नहीं, वो तो घर में बनाते हैं, बेसमेंट्स में बनाते हैं, तो कई उनमें से आधे रास्ते में गिर जाते हैं। और जब वो रॉकेट छुटता है वहाँ से, उसके अंदर बहुत फ्यूल होता है, बहुत ईंधन होता है। तो अगर वो तस्वीरें देखें जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में, और आपको ये नेथन रूजर हैं, ये ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट कैनबरा में एक एक्सपर्ट हैं साइबर इंटेलिजेंस के, उनकी एक ट्वीट थ्रेड है, आपसे बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये ट्वीट थ्रेड हमारी स्क्रीन पर भी रन करेगा, इसका लिंक भी आपको नीलम दे देंगी। तो वो इन फोटोज को देख के उनका विश्लेषण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए जो गड्ढा है, जो क्रेटर है, ये बहुत छोटा है, ये नहीं लगता कि किसी बड़े बॉम्ब का गड्ढा है। दूसरी बात कि हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब नहीं लगा है, तो हॉस्पिटल अभी खड़ा है, तो जहाँ ये एक्सप्लोसिव गिरा है, रॉकेट ही लगता है क्योंकि इतना छोटा गड्ढा है, उसके आसपास कुछ कारें जली हैं, उसके बाद की जो कारें हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं, उसके आसपास की बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूटी हैं, और बिल्कुल उसके साथ जो अस्पताल की बिल्डिंग के 2 फ्लोर हैं उनमें आग लगी है। तो ये हो सकता है कि अगर ये रॉकेट है तो आग क्यों लगी है? तो आग इसलिए लगी है कि रॉकेट के अंदर फ्यूल होगा, क्योंकि रॉकेट को तो आगे जाना था और फ्यूल फैल के जल गया है। लेकिन ये कहना कि ये पहली बात है कि बड़ा बॉम्ब नहीं है और ये हॉस्पिटल को नहीं लगा है क्योंकि हॉस्पिटल नहीं गिरा है। तो ये सारी बातें हैं जो कि नज़र आती हैं। बाकी तो सबके क्लेम और काउंटर क्लेम है, और इसके अंदर जिसकी जो भावना है वो उसी बात को मानेगा। जिसकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत तिन तैसी, ये तो तुलसीदास कह गए थे। तो जिसको इजरायलियों की बात माननी है वो इजरायलियों की बात मानेगा, जिसको अमेरिकनों की बात माननी है वही बात है, वो अमेरिकनों की बात मानेगा, और जिसको पैलेस्टीनियंस की बात माननी है, हमास की बात माननी है, वो वही मानेगा। ये लड़ाई के अंदर वो एक बार की बात कही गई थी हेमिंगवे के समय से कि व्हेन वॉर बिगिंस ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। तो लड़ाई के अंदर पहली मौत सच की होती है। हाँ। हमारे मेंबर निखिल का भी इसी से एक जुड़ा सवाल है, जो कहते हैं कि मेरे पास गाजा पर हुए हमले को लेकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जब पूरे क्षेत्र को इजराइल ने बंद कर दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र की सीमा की निगरानी की जाती है, तो हमास को हथियार मिलते कैसे हैं? देखिए, हमास को हथियार मिलने का बहुत जरिए हैं। स्मगलिंग होती है, वो समुद्र से भी होती है, और वो इजिप्ट के थ्रू भी मुझे लगता है होती है, क्योंकि 2 तरफ से तो इजराइल ने घेरा हुआ है और बहुत ज़्यादा सुरंगें हैं, टनल्स बनी हुई हैं, और काफ़ी फंड रेजिंग और हथियार कतर से भी होते हैं, कतर से, मुस्लिम ब्रदरहुड से होते हैं।
और जो आमतौर पे हमास के हथियार होते हैं वो कोई महंगे हथियार नहीं होते हैं, वो यही है कि AK-47, थोड़े रॉकेट लॉन्चर, बाकी है कि उनको सामान जो मिलता है जिससे वो रॉकेट बना सकते हैं, हालांकि कि क्रूड हैं, सस्ते हैं। लेकिन आपकी बात एक हद तक ठीक है कि इजराइल की इतनी सिक्योरिटी है और इतनी सर्वेलेंस है, जैसे समुद्र तट भी है उसका जो गाज़ा का है, उसको भी वो काफ़ी अच्छी तरह पेट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये स्मगलिंग होती रहती है, ये बहुत बड़ी बात है और ये सोचने की बात भी है। लेकिन अगर आप इजरायली से पूछें तो वो कहेंगे ये सब सुरंगों के जरिए होता है, हम एक बंद करते हैं एक और खुद जाती है, एक और बंद करें वो और खुद जाती है। जैसा कि मैंने कहा, हमें बहुत सारे प्रश्न इजराइल और हमास के बारे में है। ये आपने सवाल का जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर भी प्रश्न हमारे मेंबर का है वो लेना चाहूंगी। MK नरूला कहते हैं, क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा? जो G20 के दौरान मिडिल ईस्ट, यूरोप और इसके साथ ही कॉरिडोर अनाउंस किया गया था, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो कॉरिडोर अभी तो बन नहीं रहा था, ना ये कि बना हुआ था उस पर टोल बैरियर खुलेगा कि नहीं, वो स्टेज तो भी आई नहीं है। अभी तो उसका सर्वे होगा, फिर काम शुरू होगा, फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, चाहे लोन हो चाहे ग्रांट्स हो, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी, फिर उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसमें समय है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई परमानेंट हमेशा के लिए कोई ब्रेक हो जाएगा। कल बल्कि एक वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा मिलेगा तो आपसे लिंक शेयर करेंगे। उसमें तुर्की अल फैजल जो हैं, जो कि पहले सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस के चीफ थे और बहुत वहाँ पहुँचे हुए इंसान है सऊदी सिस्टम में, उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हमास ने हमला क्यों किया, क्योंकि हमास चाहता था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया में जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सऊदीज हमास को ब्लेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हो रहा था हमारे और इजराइल के बीच में अच्छी बात थी। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वो हो। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम ये देखना चाहिए कि कतर की सपोर्ट हमास को कैसे मिल रही है। और एक उन्होंने इजराइल के ऊपर भी एक एलिगेशन लगाया है कि इजराइल इतने समय से कतर को क्यों अलाउ कर रहा है कि वो हमास को मदद भेजे जाए। उस बात में झूठ नहीं है, उस बात में काफ़ी सच्चाई है। और सच्चाई इसलिए है कि जो नेतन्याहू की राजनीति है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को ख़त्म करने की थी। 2 स्टेट में जिस स्टेट की एक सरकार है, एक तरह की सरकार है, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो PLO फतेह जो ग्रुप हैं उनकी है। तो उनकी पॉलिटिक्स ऐसी थी कि PLO को और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अंडरमाइन करें ताकि लोग भूल ही जाएं कि ये भी सरकार है और ये स्टेट बनेगी, क्योंकि तो 1 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं। और उसको अंडरमाइन करने के लिए हमास उनके लिए एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बन गया था। तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमास नेतन्याहू सरकार का ही इंस्ट्रूमेंट बन गया था कि उसकी वजह से भी थोड़ी ढिलाई हो और उसको हथियार या पैसे वगैरह जा रहे हो। हथियार नहीं तो कम से कम पैसे तो जा रहे थे और वो सब आ रहा था कतर से, जिसको इजराइल ने रोका नहीं। तो ये जो सऊदी नेता ने कहा है, सऊदी रॉयल फैमिली के मेंबर भी हैं और बहुत बड़े सऊदी के इंटेलिजेंस चीफ थे, बहुत जाने माने धाकड़ इंसान हैं, उनका ये कहना मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। सारथ हमारे प्रिंट के सदस्य हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारे देश में हर चुनाव में सत्ता विरोधी लहर एक कारक रही है, लेकिन क्या यह कुछ ऐसा है कि जो मोदी को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब कई लोग उन्हें टेफ्लॉन लेपित राजनेता के रूप में मानते हैं, या इससे भी बेहतर जैसा कि आप कहते हैं टाइटेनियम में ढला हुआ? तो आपको लगता है कुछ है जिससे मोदी को एक तरह से जिसको रोका जा सकता है? देखिए, अब 6 महीने चुनाव से पहले, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कहना मुश्किल है। पहले तो देखते हैं जो 5 राज्यों के चुनाव होने उनमें क्या होगा, क्योंकि उनका कुछ फर्क तो रहता ही है, कुछ नहीं है। अगर अपोजिशन इसमें अच्छा करती है तो उनको एक तरह से जोश मिलता है, कुछ रिसोर्सेज भी मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि बार बार चुनाव जीतना टफ होता है, क्योंकि मोदी जी की सीटें आई, बहुमत आया, वोट भी बहुत आए, लेकिन ज़्यादातर वोट कुछ राज्यों में केंद्रित हैं। तो जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, इनमें ज़्यादातर वोट आए हैं और ज़्यादा सीटें भी आई हैं और वोट भी आए हैं। 224 सीटों में भारत में 303 में से 224 सीटों में मोदी और बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट मिले। अब एक सीट में अगर आपको 100% भी वोट मिल जाए, सीट तो आपको एक ही मिलेगी ना जी। तो वो एक बात है कि वो इन राज्यों में ये सारी सीटें जीत पाएंगे कि नहीं।
और अगर इनमें नहीं जीत पाते हैं, जैसे मान लीजिए उनको कोई असर हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में कम आती हैं, बिहार में कम आती हैं, पश्चिम बंगाल में कम आती हैं, कर्नाटका में कुछ कम आती हैं, तो उसकी भरपाई कहाँ हो पाएगी। तो जो भारत का जो चुनाव है ये स्टेट बाय स्टेट लड़ा जाता है, ये एक वेव नहीं होती है हमारे चुनाव में आजकल पिछले करीब 50 साल से, और वो एक यथार्थ है जिसको देख के आगे चलना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न हमारे सदस्य का है, जो सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी उस पे आपके विचार जानना चाहते हैं। ये सेम सेक्स मैरिज पे मेरे विचार से ज़्यादा वो तो अलग है, मेरे विचार तो उसमें लिबरल से भी ज़्यादा मैं कहूँगा लिबर्टेरियन, दो इंसानों का आपस में रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उसमें कोई मियाँ कौन है बीवी कौन है, क्या उसकी क्या परिभाषा है, ये मैटर नहीं करती है। दो इंसान जो चाहते हैं वो होना चाहिए, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कानून चाहिए नया, तो सिद्धांत ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सो कानून बनाने का हक और जिम्मेवारी हमारी पार्लियामेंट की है, और अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही है तो पब्लिक ओपिनियन में, पार्लियामेंट नहीं कर रही इसका मतलब है कि लार्जर पब्लिक ओपिनियन, राजनेता तो वोट के लिए काम करते हैं, उनको लगता है कि लार्जर पब्लिक ओपिनियन इसके हक में नहीं है, तो उसके लिए कैंपेन करना पड़ेगा और इसको एक तरह का पॉलिटिकल इशू बनाना पड़ेगा कि किसी को लगे कि अरे यार अगर मैं इसको सपोर्ट करूं तो कम से कम मेरा 5%, 7%, 10% वोट तो बढ़ेगा, या 5%, 7%, 10% वोट नहीं खिसकेगा। तो मैं इस मामले में कंजर्वेटिव हूँ, सोशली कंजर्वेटिव नहीं हूँ, सोशली बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन गवर्नेंस के मामले में कंजर्वेटिव हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर है, जो संतुलन है, उसके मामले में कंजर्वेटिव हूँ कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये फैसला करने का अधिकार कोर्ट का है। सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी हमारे द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए, एज मेंबर्स अपने प्रश्न हमें भेजिए, जितने ज़्यादा सवाल आप पूछेंगे हम कोशिश पूरी करेंगे उन सभी को इस शो में लेने के लिए। धन्यवाद देखने के लिए। और आप नज़र रखिएगा, थोड़ी दिन में नीलम अपने को शो शुरू करेंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वो ज़्यादा पॉलिटिक्स पर होंगे, क्योंकि नीलम, जैसे मैंने आपको कहा था, हमारी पॉलिटिकल ब्यूरो की एक सीनियर सदस्य हैं और आजकल बीजेपी के ऊपर बहुत नज़र रखती हैं।